इंडिया में रिजर्वेशन का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इस बार कोर्ट रूम में जो डिस्कशन हुआ उसने एक बहुत सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को दोबारा जिंदा कर दिया। ये केस सिर्फ कर्नाटका के एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट का नहीं था, बल्कि धीरे धीरे पूरी क्रीमी लेयर पॉलिसी और रिजर्वेशन के फ्यूचर को लेकर नेशनल लेवल डिबेट बन गया। हियरिंग के दौरान जस्टिस बीवी नगराथन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने सवाल पूछा, अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर हैं, हाईली एजुकेटेड है, इकोनॉमिकली सिक्योर है, सोशल इन्फ्लुएंस रखते हैं और टॉप गवर्नमेंट पोजीशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नेचुरली सोशल मोबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर एक फैमिली रिजर्वेशन के बेनिफिट से ऑलरेडी सोसाइटी में काफी एडवांस हो चुकी है, तो क्या उनको इनडेफिनेटली सेम बेनिफिट मिलते रहना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को ये चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। केस था राघवेन फकीरापा चंद्रानवर वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, और जजेस थे जस्टिस बीवी नगराथन और जस्टिस उज्जवल भुयान। अब देखते हैं केस किस बारे में था। ये मैटर कर्नाटक के एक कैंडिडेट से जुड़ा हुआ सा था जो कुरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करता है। याद है कि कुरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करता था। कैटेगरी 2A बैकवर्ड क्लास है ये कर्नाटका में। कैंडिडेट को कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPTCL में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया था, जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंडर आती है। रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी के अंदर इनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कास्ट एंड इनकम वेरिफिकेशन कमिटी ने उनकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को डिनाई कर दिया, क्योंकि अथॉरिटीज ने कहा कि वो क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं। अथॉरिटीज का कहना था, अब देखते क्रीमी लेयर वाला पॉलिसी क्यों वो हुई अप्लाई हुई, कि दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और उनकी कंबाइंड एनुअल इनकम लगभग 19.5 लाख रुपए थी। स्टेट अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ये प्रेस्क्राइब क्रीमी लेयर लिमिट क्रॉस करती है, इसी वजह से उनको रिजर्वेशन बेनिफिट डिनाई कर दिया गया। लेकिन पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में इस रीजनिंग को स्ट्रांगली चैलेंज किया। काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के केसेस में सिर्फ सैलरी इनकम क्रीमी लेयर डिसाइड करने का बेसिस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर प्रिंसिपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग तरीके से इंटरप्रेट होने चाहिए। सैलरी इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। काउंसिल ने यह भी आर्ग्यू किया कि सिर्फ बिजनेस इनकम या इंडिपेंडेंट प्राइवेट सोर्स इनकम को क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन का बेस बनाना चाहिए। पिटिशनर की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट दिया गया। काउंसिल ने कहा कि अगर हर तरह की सैलरी इनकम को क्रीमी लेयर कैलकुलेशन में इंक्लूड कर दिया गया, तो ओबीसी रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के बीच डिस्टिंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि ओबीसी रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सिर्फ इकोनॉमिक पॉवर्टी नहीं है। ठीक है, ये चीज इन्होंने बोला कि भाई सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड करना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर असेस्ड डिफरेंटली, सैलरी अलोन कैन नॉट डिटरमाइन क्रीमी लेयर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को लेकर था। जस्टिस नगराथन ने रिपीटेडली सोशल मोबिलिटी कंसेप्ट को हाईलाइट किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रिजर्वेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना है, लेकिन अगर फैमिलीज ऑलरेडी हाईली एजुकेटेड, वो भी सक्सेसिव जनरेशन से हाईली एजुकेटेड है, इकोनॉमिकली सिक्योर है और सोशली इन्फ्लुएंशियल बन चुकी है, तो फिर रिजर्वेशन इनडेफिनेटली कंटिन्यू करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करना है। कोर्ट ने इफेक्टिवली एक डिफिकल्ट नेशनल क्वेश्चन रेज किया, क्या रिजर्वेशन हेरिडेटरी बेनिफिट बन सकता है?
या फिर एक स्टेज के बाद फैमिलीज को वॉलेंट्री रिजर्वेशन फ्रेमवर्क से बाहर आना चाहिए ताकि जेन्युइनली डिसएडवांटेज सेक्शन तक बेनिफिट पहुंच सके। इस केस को समझने के लिए इंडिया का रिजर्वेशन स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इंडिया का रिजर्वेशन फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशनली जनरली 50% कैप को फॉलो करता है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क बना। लेकिन रियलिटी में हर स्टेट का रिजर्वेशन स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि हर स्टेट को सोशल कंपोजिशन और पॉलिटिकली हिस्ट्री डिफरेंट है। तमिलनाडु इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। वहां टोटल रिजर्वेशन 69% तक पहुंच चुका है। बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स को 30% कोटा दिया गया है। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डी नोटिफाइड कम्युनिटीज को 20% रिजर्वेशन मिलता है। शेड्यूल कास्ट को 18% और शेड्यूल ट्राइब को 1% रिजर्वेशन दिया गया है। तमिलनाडु का मॉडल काफी एग्रेसिवली अफर्मेटिव एक्शन ओरिएंटेड माना जाता है। महाराष्ट्र में टोटल रिजर्वेशन अप्रोक्सीमेटली 52% के अराउंड मेंटेन किया गया। ऑल्दो मराठा रिजर्वेशन लिटिगेशन ने इस इशू को पॉलिटिकली और लीगली बहुत कंट्रोवर्शियल बनाया। महाराष्ट्र स्ट्रक्चर में ओबीसी कोटा 19%, एससी कोटा 13%, एसटी कोटा 7% और बीजे स्लैश एनटी स्लैश एसबीसी कैटेगरी के लिए रफली 11% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। राजस्थान में रिजर्वेशन अप्रोक्सीमेटली 51% तक जाता है। या ओबीसी कोटा 21%, एससी कोटा 16%, एसटी कोटा 12% और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा 2% स्ट्रक्चर का मेजर पार्ट है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जनरली 50% कॉन्स्टिट्यूशनल कैप के विद इन रिजर्वेशन फ्रेमवर्क मेंटेन करते हैं, जहां ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरीज के बीच कोटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रिजर्वेशन मॉडल कंप्लीटली डिफरेंट है। सोशल रियलिटीज रिफ्लेक्ट करता है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, इसलिए यहाँ एसटी रिजर्वेशन 30% से लेके 80% तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट स्पेसिफिक लॉज और डेमोग्राफिक। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया कोटा फ्रेमवर्क में एक रिलेटिवली यूनिफॉर्म रिजर्वेशन स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स और यूनियन गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन 20%, एससी रिजर्वेशन 15%, एसटी रिजर्वेशन 7.5% और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% होता है। रिमेनिंग सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन का कोर आइडिया ये था कि रिजर्वेशन बेनिफिट जेन्युइनली बैकवर्ड सेक्शन तक पहुंचना चाहिए और सोशली एडवांस सेक्शन को ग्रेजुअली एक्सक्लूड कर देना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सोशल एडवांसमेंट को मेजर कैसे किया जाए। क्या सैलरी इनकम अलोन सफिशिएंट इंडिकेटर है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट ट्रीट किया जाना चाहिए? क्या एग्रीकल्चरल इनकम काउंट होनी चाहिए? या ये सब क्वेश्चन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्टली डिस्कस हो रहे हैं। पिटिशनर का आर्गुमेंट ये है कि बैकवर्डनेस सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन जनरेशन तक कंटिन्यू हुआ है। इसीलिए सिर्फ इनकम देख के क्रीमी लेयर डिसाइड करना अनफेयर हो सकता है। दूसरी साइड से आर्गुमेंट ये था कि अगर रिजर्वेशन जनरेशंस तक सेम फैमिलीज को रिपीटेडली मिलता है तो एक्चुअल डिसएडवांटेज ग्रुप कभी सिस्टम के बेनिफिट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को कॉन्टिन्यूसली रीशेप कर रहा है। विमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट ने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। डिलिमिटेशन ऑफ फ्यूचर सेंसस डिबेट भी एससी स्लैश एसटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इम्पैक्ट करने वाली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट हियरिंग सिर्फ एक कैंडिडेट या एक कास्ट सर्टिफिकेट डिस्प्यूट तक लिमिटेड नहीं है। ये हियरिंग एक्चुअली इंडिया के फ्यूचर अफर्मेटिव एक्शन मॉडल को शेप कर सकती है। कोर्ट अभी एग्जामिन कर रहा है कि इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करना, या फिर दोनों के बीच सस्टेनेबल बैलेंस मेंटेन करना। और शायद इसीलिए ये मैटर अब
ऑर्डिनरी सर्विस डिस्प्यूट नहीं रहा। ये ग्रेजुअली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का टेस्ट बन रहा है, सोशल जस्टिस और मेरिटोक्रेसी के बीच के बैलेंस के टेस्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन हियरिंग के दौरान जो ओरल ऑब्जर्वेशन आई है, उन्होंने पूरे देश में एक इंटेंस लीगल और पॉलिटिकल डिबेट को दोबारा इग्नाइट कर दिया है। ये केस फ्यूचर में क्रीमी लेयर लॉ ही नहीं बल्कि इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसी का डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब लॉकुम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।